नमस्ते बच्चों। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान। तो कर चुके हैं स्टार्ट विज्ञान क्लास 7 का जो विज्ञान है उसका पहला चैप्टर जो पढ़ रहे थे पौधों में पोषण, उसका जो है हमने कुछ पार्ट कर लिया, 2 पार्ट में कुछ बचा हुआ थी। तो अब आज से शुरू करते हैं हम लोग। जो पिछला वीडियो में पढ़े थे कि किसान जो है खेत में खाद क्यों डालता है, उर्वरक क्यों डालता है। तो नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए हमको जो है खेत में नाइट्रोजन मिलाना होता है ताकि फसल क्या हो, अच्छी हो सके। तो इसी के कारण जो है उसमें हम क्या मिलाते हैं, उर्वरक मिलाते हैं। उर्वरक में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको अच्छी तरीके से हमने बताया था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि परपोषी जो होते हैं वो कितने प्रकार के पोषण दिखाते हैं, कितने प्रकार के पोषण करते हैं। परपोषी जितने भी होते हैं, परपोषी हमने बताया था स्वपोषी और परपोषी। परपोषी जो वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे चीज़ों पर निर्भर करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, वो दूसरे चीज़ों से भोजन ग्रहण करती है। ये कितने प्रकार के पोषण दिखाते हैं। तो देखिए, परपोषी जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार के पोषण दिखाएंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो परपोषी जितने भी है, परपोषी में मुख्यतः कितने प्रकार के पोषण होते हैं, कितने प्रकार के पोषण होते हैं। तो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है, आंसर लिखेंगे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो पहला नंबर हो जाएगा मृत जीवी पोषण जी। तो ये मृत जीवी पोषण भी परपोषी ही दिखाता है, मृत जीवी पोषण। दूसरा हो जाएगा, मार्कर हम दूसरा लेना चाहेंगे। एक मिनट। तो दूसरा पोषण हो जाएगा पहला पोषण मृतजीवी पोषण, दूसरा हो जाएगा परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। ठीक। और तीसरा हो जाएगा कीटहारी। तीसरा क्या हो जाएगा? कीटहारी। और चौथा हो जाएगा सहजीवी पोषण। मतलब कहने का मतलब है जो परपोषी होते हैं वो मुख्यतः 4 कैटेगरी में पोषण दिखाते हैं, मतलब 4 प्रकार के पोषण उसमें पाए जाते हैं। तो पहला हम लोग पोषण देखेंगे मृतजीवी पोषण में। मृतजीवी पोषण देखिए, मृतजीवी पोषण क्या होता है उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो कह रहा है, तो कवकों में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण स्वयं भोजन तैयार करने की क्षमता नहीं होती है। देखिए, अगर कोई जीव है या पौधे हैं वो स्वयं भोजन कैसे तैयार कर सकते हैं? जब उसमें क्लोरोफिल होगा। अगर खुद भोजन उनको बनाना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्लोरोफिल। यदि क्लोरोफिल जिसके पास नहीं होगा वो भोजन तैयार अपने से खुद से नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए पौधा बतलाए थे पिछला वीडियो में, तो मृतजीवी पोषण के बारे में बात करते हैं। तो क्या बोला कि मृतजीवी पोषण क्या होता है? जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। और ये फिर क्या करते हैं, मृतजीवी पोषण दिखाने वाले जीव अपना भोजन मरे हुए पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो इसलिए कवक मृतजीवी पोषक कहलाते हैं। फफूंद या कुकुरमुत्ता या मशरूम जो कवकों के प्रकार है, मृतजीवी पोषक के उदाहरण हैं। अर्थात जैसे अपना फफूंद हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, मशरूम हो गया, ये सारे क्या होते हैं? मृतजीवी पोषक होते हैं। समझ गया? कहेंगे फफूंद सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। फफूंद जो होते हैं वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं।
ये अक्सर चमड़े के गीले जूते एवं वस्त्र या नम अनाजों जैसे गेहूं, चना, दाल इत्यादि या अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थों पर उगते हैं। देखते होंगे आप लोग, फफूंदने, अरे फफूंद लग गया, वो क्या होता है, सड़े गले पदार्थों पर लगता है। जैसे मान लीजिए गेहूँ सड़ा गला रह गया, उस पर फिर उजला उजला टाइप का निकलने लगता है, वो क्या होता है, फफूंद होता है। क्या होता है, फफूंद, जिसे ना मतलब फफूंद कहते हैं। और जैसे गोबर छत्ता भी है, वो भी सड़ा गला पदार्थ पर निकलता है। तो वो सब क्या होता है, मृतजीवी पोषक होते हैं। क्या होते हैं, मृतजीवी पोषक। उसमें कौन सा पोषण होता है, मृतजीवी पोषण होता है। तो पूछेगा, बताइए मृतजीवी पोषण किस में होता है। तो अपना कुकुरमुत्ता हो गया, या अपना क्या कहते हैं, मशरूम। कुकुरमुत्ता और मशरूम दोनों एक ही चीज़ है। जैसे मशरूम, जिसे हम लोग गोबर छत्ता भी कहते हैं। जैसे ये आप देख लीजिए पिक्चर गोबर छत्ता का, ऐसा वाला, एक मिनट, तो ये देख रहे हैं, ये क्या है, गोबर छत्ता है, ठीक, इस टाइप का। तो समझ गया था, ये क्या हो गया, गोबर छत्ता हो गया, जिसमें जो है क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण होता है। ये अपना भोजन मरे हुए पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करता है। ठीक है, तो फफूंद के सूक्ष्म बीजाणु या स्पोर प्रायः हवा में उपस्थित रहते हैं। ये हवा के झोंके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं। यही बीजाणु अनुकूल परिस्थिति में नम एवं गर्म सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर अंकुरित होकर तेजी से फैल जाते हैं। पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों के कवकों के कारण कई प्रकार के रोग भी होते हैं। देखिए कह रहा है ये सारी चीज़ें से ये अपना जैसे अभी बात की कुकुरमुत्ता यानी मशरूम का, तो मशरूम कैसे उग जाता है, क्या कहते हैं अपना ये इस पर गोबर पे, इस पे। तो ये इसका जो दाना होता है वो पौधे क्या होते हैं, वो दाना जो होते हैं वो हवा के मारे इधर उधर जाके गिर जाते हैं। अभी मान लीजिए कोई गोबर छत्ता है, उसमें दाना हवा आएगा तो टूट के इधर उधर चला जाएगा, तो किसी गंदगी पे जाकर गिर गया। अब मान लीजिए किसी गोबर पे जाकर गिर गया, तो फिर उसी गोबर पर जो है वो अपना भोजन गोबर से प्राप्त कर करके वो क्या होगा, फिर गोबर छत्ता बन जाएगा नया वाला। तो इसी से तो ये सड़े हुए, तो गोबर क्या है, सड़ा गला पदार्थ है, उसी से अपना ये भोजन ग्रहण कर लिया। ठीक, तो हमने देख लिया कि मृतजीवी पोषण क्या होता है। मृतजीवी पोषण जो है, मृतजीवी पोषण सिंपल है। मृतजीवी पोषण जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करे। अब कह रहा है कुकुरमुत्ता या मशरूम वर्षा ऋतु में सामान्यतः नम उपजाऊ मिट्टी की सतह पर, वृक्षों के कटे हुए भींगे तने की सतह पर तथा कंपोस्ट खाद की ढेरों पर उगे हुए दिखते हैं। अब ना ये जो गोबर छत्ता होगा ये मुख्यतः तुम्हें नम वाले जगह नहीं, जिसमें नमी होगा, जिसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा होगी, वहाँ पे जाके ये मतलब उगेगा। जैसे मान लीजिए वृक्ष का आधा कटा हुआ भाग है, उस पर भी देखेगा बारिश के मौसम में और गोबर छत्ता निकला रहता है छोटा छोटा करके, समझ में। तो वो सब क्या होते हैं, कहें कि उसका ऊपरी भाग सर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, गोबर छत्ता उस पर उग जाता है। और इसके मशरूम जो होता है आकार में छतरी की तरह होता है, ये बात पता ही है, मशरूम के आकार छत्ते की तरह होता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि मृतजीवी पोषण किसे मतलब कैसे होते हैं, मृतजीवी पोषण किसमें होता है। अब हम लोग देखेंगे परजीवी पोषण। देखिए परजीवी पोषण क्या होता है। परजीवी पोषण होता है इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवित प्राणी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए मृतजीवी में मरे हुए जीव से भोजन प्राप्त करते थे, लेकिन परजीवी में क्या करेंगे, दूसरे जिंदा जीव से, जीवित जीव से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। परजीवी में भोजन तो प्राप्त करेंगे दूसरे जीव से ही, लेकिन जिंदे जीव से, मरे हुए नहीं। इस तरह से भोजन प्राप्त करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। तो वैसा जीव जो किसी जीवित प्राणी से दूसरे जीवित प्राणी से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे बोलते हैं परजीवी। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं। अब मान लीजिए परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करेगा उस जीव को क्या कहेंगे, परपोषी। जैसे मान लीजिए हम जैसे एक उदाहरण देते हैं, पौधे में इसका उदाहरण है अमरबेल। अमरबेल जो है तना परजीवी तथा रैप्लेसिया है। देखो पर जो वो ये अपना अमरबेल है, अमरबेल देखता होगा पेड़ पर जाके लतरा हुआ रहता है, जिसे हम लोग शायद गुजर लत्ती भी कहते हैं ना अपनी ठेठिया भाषा में। अमरबेल जो होता है वो दूसरे पौधे के जड़ से निकल करके उस पौधे को घेर लेता पूरे लत्ती की तरह, और वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, बल्कि जिस पौधे में वो लपेट कर रहा था उसी से अपना भोजन लेता है। तो यहाँ पे
तो अमरबेल क्या हो गया, परजीवी हो गया, क्योंकि वह दूसरे पौधे से अपना भोजन ले रहा है ना। और जो भोजन दे रहा है वो क्या कहलाएगा, पोषी कहलाएगा, कि वही उसका पालन पोषण कर रहा है। जिस पौधे में लपेटे हुए है अमरबेल, वही पौधा क्या कर रहा है, अमरबेल का पालन पोषण कर रहा है। तो वो जिस पौधे में लपेटे हुए है वह पौधा क्या कहलाएगा, पोषी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोषी। चलिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, अब दोनों हमने जो देखा था परजीवी और मृतजीवी, इसका दोनों का परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। आप फटाफट ये लिख लीजिए, फिर हम आपको परिभाषा की ओर ले जा रहे हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे दो परिभाषा लिख दिया है। पहला परिभाषा है मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, हमने बता दिया, आपको समझा दिया है। तो क्या है, वैसा पोषण जिसमें जीव मरे सड़े गले पेड़ पौधे या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो जैसे मशरूम या कुकुरमुत्ता। ठीक है, तो वैसा पोषण जिसमें क्या करेंगे, जीव मरे हुए सड़े गले पेड़ पौधे या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषण। वैसे पोषण को क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण। ठीक है, और जैसे अपना हो गया मशरूम या कुकुरमुत्ता, ये सब मरे हुए या सड़े गले जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला है परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो परजीवी पोषण में समझा दिया था, क्या होता है कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीवित प्राणी से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्राणी शायद गलत लिखा हुआ है, अरे प्राणी हम सही कर देते हैं। ठीक है, तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीवित प्राणी से प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे अमरबेल हो गया। तो आप फटाफट ये दोनों परिभाषा लिख लीजिएगा और जो कि याद करके आना है आप लोग को। ठीक, चलिए, आशा करते हैं आपने ये दोनों परिभाषा लिख लिया है। अब हम लोग समझेंगे कीटहारी क्या होता है। कीटहारी, देखिए कीटहारी में क्या होता है कि जीव क्या करते हैं, कीटहारी में वैसे जीव जो कीटों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे कीटहारी कहते हैं। कीटहारी को क्या होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कीड़ा मकोड़ा खा गया, डायरेक्ट खा जाएगा। ठीक है, ऐसे पौधे का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण असम में पाया जाता है पौधा घटपर्णी या कलश पौधा। ध्यान दीजिए, घटपर्णी या कलश पौधा जो होता है वो क्या करता है, कीड़ा को ही खाता है डायरेक्ट। समझिए, वो कीड़ा को ही क्या करता है, खा जाता है। सॉरी, ये तो अजीब बात है जी। तो याद रखना, अभी तो बता ही देंगे इसे। घटपर्णी है, घटपर्णी बोले या कलश पौधा। कलश पौधा ये क्या करता है, डायरेक्ट कीड़ा को खा जाता है, तो इसे बोलते हैं कीटहारी। या इसे दूसरा नाम है निफेंथीज। क्या है, निफेंथीज। निफेंथीज इसमें इसमें जो है पत्र फलक आकर्षक रंग के कलश में पत्राग्र ढक्कन से पंद्रवृत्त संजनी में बदल जाते हैं। कोई कीट जब इससे आकर्षित होकर कलश के अंदर प्रवेश करता है तब उसका ढक्कन स्वतः बंद हो जाता है। कलश के अंदर इसकी आंतरिक दीवार में पाचक रस होता है जिससे भोजन का पाचन होता है, देखो क्या होता है कि इसका एक पत्ता जो होता है वो कलश के रूप में होता है, कलश इस टाइप का, और ऊपर से एक ढक्कन के रूप में रहता है इस तरह से। और कलश इतना देखने में सुंदर लगता है कि कोई भी कीट आकर के इस पर बैठ जाता है। सुंदर दिखने में लगता है कलश, जिसके कारण कोई भी कीट आकर इस पर क्या होता है, बैठ जाता है। तो ज्यों ही बैठा कि उसका ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है। ढक्कन बंद हो गया भैया, कीट अंदर में फंस गया। अब कीट अंदर में फंस गया तो उसके अंदर एक रस होता है जो कि क्या करता है, कीट को पचा देता है, यानी मार देता है। कीट को मार उड़ के जितना भी रस उस सारा निकाल के अपना भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये बात होती है। कलश पौधा के अतिरिक्त कीटहारी पौधे के उदाहरण USA में पाए जाने वाले वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा,
या ब्लैडरवर्ट। ब्लैडरवर्ट मतलब घटपर्णी पौधा के अलावे बहुत तो कुछ और भी पौधे हैं जो क्या करते हैं, कीट को ही अपना भोजन बनाते हैं, कीड़ा मकोड़ा को ही। उसमें से नाम है एक वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, ब्लैडरवर्ट। ठीक, तो ये बातें हमने समझ लिया। कीटहारी किसे कहेंगे, जिसमें कीट को ही अपना भोजन बनाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे सहजीवी पोषण। तो सहजीवी पोषण बोला, यह एक विशेष प्रकार का पोषण है इसमें जिसमें जो है भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ध्यान दीजिए, सहजीवी, हम अभी बात करते हैं सहजीवी पोषण। इसको पहले मिटा देते हैं, आपने इसको उतार लिया होगा। देखिए, सहजीवी पोषण, सह मतलब क्या होता है, साथ साथ, जीवी मतलब जीना, यानी साथ साथ जीना। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग प्रकार के जंतु एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जीते हैं और दोनों को मदद करते हैं। वो उसको कुछ मदद करता है, ये उसको कुछ मदद करता है। क्या बोला, यह एक विशेष प्रकार का पोषण जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसका उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन में स्वपोषी शैवाल तथा मृतजीवी कवक साथ साथ रहते हैं। ध्यान से, लाइकेन एक जगह, लाइकेन में क्या होता है कि स्वपोषी शैवाल, शैवाल खुद खाना बनाता है और साथ साथ मृतजीवी कवक, यानी जो कवक जो होता है वो मरे हुए पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो कवक और शैवाल क्या होते हैं, लाइकेन में एक साथ रहते हैं। तो लाइकेन में एक साथ रहते हैं, तो लाइकेन में एक साथ रहते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, शैवाल अपना कवक को भोजन दे देता है, शैवाल बनाता है अपना भोजन, कवक को दे देता है और कवक भी शैवाल का मदद कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि सहजीवी पोषण में दो जीव एक दूसरे को मदद करता है, एक दूसरे को मदद करता है। लेकिन अभी परजीवी पोषण में देखे थे, उसमें क्या हो रहा था, परजीवी पोषण में एक ही जीव जो है दूसरे जीव का मदद कर रहा था, लेकिन दूसरा जीव उस पहले जीव का मदद नहीं कर रहा था। जैसे अमरबेल है, अमरबेल क्या करता है, जिस पौधे पर रहता है उसका खाना तो खा जाता है, लेकिन उस पौधे को वो कोई मदद नहीं करता है। लेकिन सहजीवी पोषण में ऐसी बात नहीं है। सहजीवी पोषण में दोनों जीव एक दूसरे को मदद करेंगे। ठीक, लाइकेन साधारणतः वृक्षों के तनों पर पुराने नमी युक्त दीवारों पर उगते हैं। कवक इसमें स्थित शैवाल से भोजन प्राप्त करते हैं तथा शैवाल कवकों से आवश्यक नमी एवं खनिज प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शैवाल और कवक दोनों को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है। देखिए, लाइकेन जो है वृक्ष के तने पर उगता है, वही नमी वाले स्थान पर। लाइकेन एक पौधा का नाम है, तो वो लाइकेन क्या होता है, वृक्ष के तने पर नमी वाले स्थान पर उगता है। वहाँ पर क्या होता है, लाइकेन में कवक और शैवाल एक दूसरे के साथ रहते हैं और शैवाल क्या करते हैं, अपना खुद भोजन बनाता है और कवक को भी खिलाता है। और शैवाल को फिर क्या फ़ायदा मिलता है, शैवाल को फ़ायदा ये मिलता है कि कवक के पास नमी जो होती है, वो नमी या जल वो कवक से ले लेता है शैवाल और भोजन के लिए प्रयोग करता है उसका। तो इससे क्या होता है कि शैवाल को भी कवक से फ़ायदा मिल गया और कवक को भी शैवाल से फ़ायदा मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी ये दोनों परिभाषाएं लिखते हैं, तब तक आप बनाए रखिए अपना। हाँ, तो चलिए हम लोग बात करेंगे, दो यहाँ पे पोषण है। एक कीटहारी किसे कहते हैं, दो क्वेश्चन है। एक है सहजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो कीटहारी किसे कहते हैं, वैसा जीव जो कीटों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे कीटहारी कहते हैं। जैसे घटपर्णी या कलश का पौधा, कलश पौधा। घटपर्णी का ही दूसरा नाम क्या है, कलश पौधा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा, सहजीवी पोषण किसे कहते हैं, वैसा पोषण जिसमें दो अलग अलग प्रकार के जीव पोषण के लिए एक दूसरे का मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कवक और शैवाल। मतलब सहजीवी में क्या होगा कि पोषण के लिए दोनों एक दूसरे का मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि एक दूसरे का मदद कर रहा है लेकिन दूसरा पहला का मदद नहीं कर रहा, ऐसा काम इसमें नहीं होगा। सहजीवी में दोनों एक दूसरे का मदद करेंगे, जैसे कवक और शैवाल है, दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से आप इसको लिख लीजिए, हम साइड हो जाते हैं।
चलिए लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो वीडियो रोक करके लिख सकते हैं आप। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कह रहा है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति। देखिए मिट्टी में जो होता है पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नाइट्रोजन जो होता है, ये सब पोषक तत्व की पुनः पूर्ति कैसे होती है। एक बार मान लीजिए मिट्टी से निकाल लिया पौधा तो वो तो ख़त्म हो गया, तो फिर उसकी पुनः पूर्ति कैसे होती है। कह रहा हमें ज्ञात है कि पौधे अपने लिए आवश्यक खनिज पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। लंबे समय तक पौधे द्वारा मिट्टी से अवशोषण होते रहने के कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा घट जाती है। इसका सीधा असर पौधे की वृद्धि तथा स्वास्थ्य पर पड़ता है। अतः मिट्टी में पोषक तत्वों की उचित मात्रा को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं बार बार पौधा उसको खींचते रहता है, बार बार हम लोग फसल लगाते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यदि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो फिर हम यदि उसमें फसल लगाएंगे तो वो अच्छा उपज देगा ही नहीं, उससे पौधे के स्वास्थ्य पर, पौधे के वृद्धि पर फर्क पड़ेगा। ठीक, तो हमें अगर अच्छी फसल चाहिए तो उसे मिट्टी में बार बार क्या करना पड़ेगा, पोषक तत्वों की पूर्ति करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या देते हैं, खाद दे देते हैं, खाद उर्वरक, वही गुआ देते हैं, कोई भी बहुत सारी चीज़ें, गंदगी और कुछ भी देते हैं, जैसे आजकल मुर्गी का जो चल रहा है वो भी दे देते हैं खेत में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ताकि उसको क्या हो, उसमें जो है पोषक तत्व जो कम गया है वो फिर से क्या हो, जो है पूरा हो जाए ताकि हमारी फसल अच्छी हो। मिट्टी में पोषक तत्वों का पुनः स्थापन प्राकृतिक विधि से होता रहता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे फसलों को प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता अत्यधिक मात्रा में होती है, परंतु वायुमंडल में उपस्थित गैसीय नाइट्रोजन का व्यवहार पौधे सीधे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पौधे केवल जल में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक से ही नाइट्रोजन ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग पौधे बैक्टीरिया जैसे राइबोजियम की सहायता से करते हैं। ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। देखो राइबोजियम बताए थे, जो कि मिट्टी में पौधे जो कह रहा है मिट्टी का पोषक तत्वों का पुनः पूर्ति प्राकृतिक तरीके से भी होती है, यानी भगवान भी करता है। जैसे बताए थे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो मिट्टी में जो दलहन यानी दाल वाले पौधे होते हैं उनके गांठ में राइबोजियम नामक सूक्ष्मजीव होता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ला करके यौगिक में बदल देता है और फिर मिट्टी में मिला देता है, जिससे मिट्टी में जो पानी घुला रहता है वो फिर क्या कर लेता है, नाइट्रोजन को ऊपर अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है पानी के साथ जब ज़रूरत पड़ती है। क्या राइबोजियम दलहन जैसे मटर, अरहर, चना, मूंग अन्य फलीदार पौधे की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाते हैं। राइबोजियम को फलीदार पौधे आश्रय प्रदान करते हैं तथा राइबोजियम पौधे को नाइट्रोजन की आपूर्ति में सहायक करते हैं। देखिए ये भी एक तरह का सहजीवी संबंध हो गया, सहजीवी पोषण हो गया। देखो नाइट्रोजन क्या होता है, देखो जैसे अपना पौधे होते हैं दलहन पौधे दाल वाले, उसके गांठ में क्या पाए जाते हैं, राइबोजियम नामक जीवाणु। पौधा जो होता है जीवाणु को आश्रय प्रदान कर देता है रहने के लिए, और वो जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के पौधे को दे देता है। ठीक है, मतलब मिट्टी को दे देता है, जिससे पौधे को फायदा मिलता है। तो यहाँ पर पौधे भी क्या कर रहा है, राइबोजियम नामक जीवाणु को मदद कर रहा है, और जीवाणु भी क्या कर रहा है, इसको पौधे को मदद कर रहा है। कह रहा प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फेट जैसे तत्वों की आपूर्ति हम रासायनिक समय समय पर रासायनिक उर्वरकों से भी करते हैं। आपने किसानों को अपने खेत में समय समय पर उर्वरकों को डालते हुए अवश्य देखा होगा। मिट्टी में उर्वरक डालने का उद्देश्य उसकी खोई हुई पोषक तत्वों के पुनः स्थापित करना है। कह रहा है कि मिट्टी में उर्वरक क्यों डालते हैं, ताकि एक बार जो वो पोषक तत्व खत्म हो गया है, खो गया है, उसकी पुनः पूर्ति हो सके, तभी तो हमारा फसल क्या होगा, अच्छा तरीके से उपजेगा। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इतना ही कहकर हम क्या करना, अलविदा लेना चाहेंगे, और दूसरे वीडियो में हम लोग मिलेंगे।